तो अब हम देखते हैं जो उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, या सबसे प्रसिद्ध पॉलिटिकल आइडिया भी, एक सिर्फ नारा ही नहीं था, एक पूरा पॉलिटिकल आइडिया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक तरह की क्रांति का आह्वान किया और उस क्रांति का खाका तैयार किया कि किस तरह से क्या क्या चीजें उस क्रांति के लिए जरूरी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्रांति का मतलब होता है अमूल चूल परिवर्तन, मतलब कि पूरी तरह से परिवर्तन। और उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है वायलेंट तरीका या हिंसक तरीका जिसको हम कहेंगे, दूसरा अहिंसक तरीका भी हो सकता है। यूजुअली दुनिया के ज्यादातर रेवोल्यूशन हिंसक तरीके अपनाए गए, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, चाइना के अंदर जो रेवोल्यूशन आया, या रेवोल्यूशंस को ज्यादातर लेफ्ट के लोग जिसको हम कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, उनके लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वहां पे हिंसा को बहुत बुरा नहीं माना जाता और हिंसा अवश्यंभावी हो जाती है, इस तरह की चीजें मानी जाती हैं। उसी तरह देखें तो जो नया आइडिया आ रहा था, गांधीयन आइडिया, उसमें भी एक तरह से रेवोल्यूशन की बात ले आते हैं। और जेपी का ये करिश्मा है या जेपी का इंटेलेक्चुअल कैलिबर है कि वो दो विरोधी मानसिकताओं को, वो एक तरफ से गांधीवाद, दूसरी तरफ से मार्क्सवाद, दोनों को मिला के अपना एक नया समाजवाद बनाते हैं। अब समाजवाद के आइडिया में इनका जो है, और क्लैरिटी के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ जगहों पे इनकी आलोचना होती है कि कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये पूरा जो समाजवाद का आइडिया था या टोटल रेवोल्यूशन का जो आइडिया था पूरी तरह से कंफ्यूज हो। एक विस्तृत आधार देता है रेवोल्यूशन का। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, टोटल रेवोल्यूशन, नारा तो बाद में देते हैं, लेकिन पहले भी इस टोटल रेवोल्यूशन के नाम के आइडिया देते हैं, जो फर्स्ट टाइम मैगजीन, जो ब्रिटेन की एक फेमस मैगजीन है, उसके अंदर छपता है, और उसमें 1969 में ही ये टर्म यूज करते हैं टोटल रेवोल्यूशन का, और उसका आइडिया भी बताते हैं कि क्या क्या टोटल रेवोल्यूशन में होगा। बाद में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए, लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए जब इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया, तो वो नारा इतना पॉपुलर हुआ जिसको हिंदी में हम कहते हैं संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति में बिहार, ना सिर्फ बिहार में, पूरे देश के अंदर एक ऐसी लहर उठाई कि उस समय की जो सत्ता थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, और कांग्रेस की उस समय की जो लीडर थी, एक शक्तिशाली जो महिला इंदिरा गांधी थी, जिनके पास तमाम बहुत ज्यादा शक्ति थी, उनके पास जो लेगेसी थी, नेहरू की लेगेसी थी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी थी और सपोर्टर्स की एक बड़ी लिस्ट थी। तो उस समय उनसे टकराना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जेपी का ये टोटल रेवोल्यूशन का जो नारा होता है वो इतना आग की तरह फैलता है पूरे देश में, जो कि एक छोटी सी चीज से शुरू होता है। गुजरात के हॉस्टल्स के अंदर गुजरात के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने मेस बिल को कम करने या स्कूल की फीस को कम करने के लिए, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फीस को कम करने के लिए मूवमेंट चलाते हैं, और वो मूवमेंट इतना बड़ा रूप ले लेता है। बाद में बिहार के अंदर भी होता है, और दोनों ही मूवमेंट को जब अगुवाई के लिए जेपी के पास स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, तो जेपी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ, मैं उस मूवमेंट को लीड करूंगा। ऑल्दो वो काफी पहले, आजादी के समय ही, एक्टिव पॉलिटिक्स जो थी उससे दूर हो गए थे, वो सिर्फ सामाजिक काम में लगे हुए थे, जैसे भूदान आंदोलन या इस तरह की चीजों में लगे हुए थे। लेकिन इस तरह की जो छात्रों का आंदोलन था, जिसमें तमाम सारे अलग अलग छात्र संगठन थे, वो छात्र संगठन इनको अपना अगुवाई के लिए लीडर मानते हैं और इन्होंने नेतृत्व देने के लिए तैयार हो गए, और ऐसा नेतृत्व दिया कि उस समय की जो शक्तिशाली सरकार थी उसके भी हिलना पड़ा, और उस शक्तिशाली सरकार को स्टूडेंट्स के आगे झुकना पड़ता है, और इस बात के लिए तैयार होना पड़ता है कि वहां के जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो, और दूसरी तरफ जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं गफूर, उनको भी हटाने के लिए इंदिरा गांधी तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो जेपी थे वो इस बात पे टिके रहते हैं कि नहीं, पूरी तरह से विधानसभा को भंग किया जाए और फ्रेश इलेक्शन हो। इन सब चीजों को लेके मतभेद इतना बढ़ जाता है कि इमरजेंसी, जो 1975 में इमरजेंसी लगती है, वहां तक लगाना पड़ जाता है।
तो हम देखते हैं कि जो इनका टोटल, जिसकी वजह से पूरे देश में एक इमरजेंसी लग जाती है, उस टोटल रेवोल्यूशन के नारे में उसका क्या क्या कंपोनेंट थे, किस चीजों पे आधारित था, कौन कौन सी चीजें उनके आइडिया में थी। टोटल रेवोल्यूशन परिवर्तन तो, लेकिन वो परिवर्तन किस दिशा में और किस दशा में, ये सारी चीजें देखें तो सबसे पहले कहते हैं उनके जो टोटल रेवोल्यूशन में 7 कंपोनेंट है, 7 जो है पार्ट हैं जिसमें टोटल रेवोल्यूशन के, जिसमें सबसे पहले सोशल, जिसको हम कहेंगे सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, कल्चरल सांस्कृतिक, आइडियोलॉजिकल विचारधारात्मक, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, एजुकेशनल शैक्षणिक, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ सामाजिक चीजों पे, आर्थिक चीजों पे, पॉलिटिकल चीजों पे, सभी चीजों पे, सांस्कृतिक चीजों पे, विचारधारात्मक चीजों पे, बुद्धिजीविक, एजुकेशनल और अंत में आध्यात्मिक चीज, जिससे हम नैतिकता को जोड़ सकते हैं। अब ये सारी चीजें एक तरफ तो देखेंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो है, आइडियोलॉजिकल, ये सारी चीजें लेफ्ट से लेते हैं, मार्क्सवाद से लेते हैं। इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो राइट से कह सकते हैं, आप गांधी जी के आइडिया से लेते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला के एक नया विचारधारा, नई विचारधारा बनाते हैं, और ये विचारधारा को अपने कहते हैं ये समग्र विचारधारा है। ये पूरी तरह से पूरे समाज को, हर एक्सपेक्ट को लेते हैं। इनको मालूम है कि गांधीयन आइडिया कुछ कुछ चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से मार्क्सवाद का जो प्रभाव होता है वो इनके दिमाग से नहीं निकल पाता, अंत तक इनके दिमाग में जो विचारधारा था मार्क्सवाद की वो रहती है। ऑल्दो जो प्रैक्टिस हो रहा था सोवियत यूनियन के अंदर मार्क्सवाद, या चीन के अंदर जब मार्क्सवाद प्रैक्टिस होता है, उससे वो पूरी तरह से सहमत नहीं होते, उसका विरोध भी करते हैं कि इस तरह का मार्क्सवाद और इन 7 नंबर्स के अलावा भी बोलते हैं कि ये नंबर समय काल परिस्थिति के साथ ही ये चेंज भी हो सकता है। दीज नंबर्स में बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, क्लियरली बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिक्ट है या बहुत रिजिडली फॉलो किया जाना चाहिए। इसके अलावा समय के साथ अगर कोई नई चीज जुड़ती है तो उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। इन 7 चीजों में 8 भी चीज हो सकती है, 9 भी, और इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं कि समय काल परिस्थिति के अनुसार से इसमें कम भी की जा सकती हैं। तो ये आइडिया जो है, और आगे बढ़ाते हैं, इसमें देखते हैं हम क्या क्या और चीजें बोलते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा कि कल्चरल रेवोल्यूशन कुड इंक्लूड एजुकेशनल एंड आइडियोलॉजिकल। अब कुछ मोटे मोटे तौर पे कुछ चीजों को वो कैटेगराइज करते हैं, जिसमें कहते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन जो सांस्कृतिक क्रांति है, उस क्रांति में क्या क्या चीज हो सकती है, एजुकेशनल एंड आइडियोलॉजिकल जो शैक्षणिक चीज है, और आइडियोलॉजिकल विचारधारात्मक जो है वो उसको भी काउंट किया जा सकता है, उसको कल्चरल रेवोल्यूशन में ही रखा जाता है। सिमिलरली जो सोशल रेवोल्यूशन है, जो सामाजिक क्रांति है, उसमें कैन कवर कर सकती इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। सामाजिक क्रांति में हम आर्थिक और जो राजनीतिक रेवोल्यूशन है उसको हम देख सकते हैं, क्रांति को देख सकते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट each 7 categories can further divided into सब कैटेगरीज। जैसा हमने बताया कि अलग अलग तरीके से या तो कैटेगरीज जोड़ी जा सकती है, 7 के अलावा 8 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। साथ ही साथ जो 7 हैं उसको भी हम फर्दर सब कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं। जैसे अगर शिक्षा की बात है तो शिक्षा अलग अलग तरीके की हो सकती है, हमारी धार्मिक शिक्षा हो सकती है, जो राजनीतिक शिक्षा हो सकती है, सांस्कृतिक शिक्षा हो सकती है, मॉडर्न शिक्षा जो हो सकती है, ये सारी स्पिरिचुअल शिक्षा हो सकती है। तो शिक्षा को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है, या किसी भी आर्थिक चीजों को भी अलग अलग, जो सोशल चीजें हैं उसको सोशियो पॉलिटिकल मान सकते हैं। तो ये बहुत से सब कैटेगरीज के लिए ओपन रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने जो आइडियाज हैं उसको लेके ये बहुत रिजिड है, ये ओपन है, और इसलिए इनको कहा जाता है कि इनका जो आइडिया है साइंटिफिक है। तो और साइंटिफिक चीजों पे ये विश्वास भी करते हैं, खुद भी कहते हैं कि आज के समय में विचारधारा जो है